के जरिए वो शिवली पहुंचा। इनसे कहा था कि कोई गाड़ी मुझे मुहैया कराओ। इसके बाद वो अपने 2 साथियों के साथ बस से, उसमें उसका साथी अमर दुबे भी था, बस से दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंचा। यहां पर वो बस स्टैंड पर गया, यहां पर वो फ्रेश हुए। उसके बाद तीनों फरीदाबाद के लिए निकल गए। कैसे? बस के जरिए। आनंद विहार बस अड्डे से बस के जरिए ये तीनों, यानी कि विकास दुबे के साथ अमर दुबे और उसका एक और साथी, गैंगस्टर विकास दुबे फरीदाबाद में अपने रिश्तेदार, उसके रिश्ते में लगता है श्रवण, उसके घर पर गया, जिसकी खबर कल आपको न्यूज़ 24 ने पूरी दिखाई थी। वो गली, मोहल्ला, वो मकान, सब कुछ हमने दिखाया था। इसके बाद वहां से वो श्रवण के बेटे अंकुर के साथ रोहिणी बाइक पर गया। अब सोचिए कि बाइक पर जा रहा है, आराम से बैठकर, दिल्ली में है वो। रोहिणी में उसका रिश्तेदार रहता था, लेकिन रिश्तेदार का नंबर ना होने की वजह से उसने काफी देर तक रिश्तेदार का घर ढूंढा, उसको नहीं मिला। जब रिश्तेदार का घर नहीं मिला तो फिर अंकुर के साथ वो वापस फरीदाबाद आ गया। वरना अगर उसे रोहिणी में अपने रिश्तेदार का वो घर मिल जाता तो शायद वो उसका अगला ठिकाना वहीं होता। क्योंकि घर नहीं मिला तो उसके लिए वापस आना जरूरी था। वापस वो फरीदाबाद आ गया। फरीदाबाद में विकास एक होटल में रुका, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज कल सामने आई थी कि विकास दुबे होटल के रिसेप्शन काउंटर पे खड़ा हुआ है। उसके साथ अमर दुबे भी था, वो अमर दुबे जिसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया हमीरपुर। लेकिन रात में अमर दुबे वहां से फरार हो गया और सुबह हमीरपुर में उसका एनकाउंटर हो गया, क्योंकि वहां पर अमर दुबे को यह लग रहा था कि अगर वो विकास दुबे के साथ रहेगा तो शायद वो भी मारा जाएगा, और इसी वजह से उसने अपना ठिकाना बदल दिया। विकास दुबे वहीं रह गया फरीदाबाद में, अमर दुबे वहां से निकल करके हमीरपुर भागा। गैंगस्टर विकास दुबे को भी शक हुआ तो वो होटल से निकल गया। उसे भी ऐसा लगा कि शायद पुलिस इस लोकेशन को ट्रेस कर सकती है। उसने तुरंत अपना वहां से ठिकाना बदला। उसके बाद वो वहां से सीधे एमपी उज्जैन भागा। हमारे साथ सुकेश रंजन लगातार बने हुए। सुकेश, एक बात तो साफ है कि उसे फोन उसके पास नहीं था, लेकिन पल पल की जानकारी उस तक मिल रही थी। लेकिन उज्जैन में ऐसा क्या हुआ सुकेश कि यहां उसका नेटवर्क जो है वो काम करना बंद कर दिया और वो पकड़ में आ गया? नहीं, उज्जैन तो वो अकेला गया था, तो वहां वो नेटवर्क स्टैब्लिश कर पाता इसके पहले, और मुझे लगता है वो सरेंडर करना चाहता था। जिस तरीके से उसने अपने आप को पुलिस के सामने समर्पण कर दिया है, वो वहां बचना चाहता था। वो पुलिस के सामने सरेंडर होकर अपनी एनकाउंटर को प्रेम्प्ट कर रहा था। वो उसे मालूम था कि अगर मैं यूपी में देख लिया गया, यूपी पुलिस के हाथ तत्ते चढ़ गया तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। तो वो एक सेफ एग्जिट ढूंढ रहा था, इसलिए वो उज्जैन पहुंचता है। वो हर जगह इसी की तलाश में था। आप 2 दिन से यह खबर चल रही थी कि वो दिल्ली में सरेंडर कर सकता है, वो दिल्ली में सरेंडर कर सकता है। वो सरेंडर करने की उसकी जो मंशा थी वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि 8 पुलिस वालों की जघन्य हत्या के बाद पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस, पूरी उत्तर प्रदेश सरकार इसको तलाश रही थी, इसको ढूंढ रही थी। बहुत ज्यादा प्रेशर था, वो बहुत ज्यादा दबाव में थी, पुलिस भी, सरकार भी। योगी आदित्यनाथ लगातार संपर्क बनाए हुए थे तमाम लोगों से, तमाम आला अधिकारियों से कि आखिर इसकी जानकारी क्यों नहीं मिल रही है। उसे इस बात का अंदेशा था कि अगर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो मार दिया जाऊंगा। तो उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। लेकिन वो सबसे बड़ा सवाल जो बार बार हम उठा रहे हैं कि कानपुर से निकलकर, पहले कानपुर से निकलता है, फिर पूरे उत्तर प्रदेश से निकलता है, फिर दिल्ली पहुंचता है, फिर हरियाणा पहुंचता है, फिर दिल्ली आता है, फिर हरियाणा वापस लौटता है, फिर वो उज्जैन तक पहुंच जाता है बस से ट्रैवल करते हुए। इस बीच उसको कोई भी इंटरसेप्ट नहीं करता, उसको रोका नहीं जाता। और मेरी जो जानकारी है उसके पास 4 हथियार थे, 2 लूटे हुए, 2 एमएम के पिस्टल उसके पास था जो बरामद हुआ है पुलिस को, और 2 देसी 9 एमएम का पिस्टल था जो बरामद हुआ है। तो उसके पास हथियार नहीं था ऐसा बताया जा रहा है। विकास दुबे बिना हथियार के, वो सेफ बिल्कुल आम आदमी की तरह घूम रहा था ताकि उस पर कोई शक न करे। वो वहां से जब निकलता है कानपुर से तो उसके पास हथियार होता है, जो हथियार उसने पुलिस वालों से ही लूटा था 2 तारीख की रात को जब ये घटना हुई थी। तो ये बहुत ही एक बहुत बड़ी टिप्पणी है पूरे प्रशासन पे, पूरी सरकार पे, पूरी व्यवस्था पे, पूरी पुलिस पे कि आखिर 7 दिनों तक वो चकमा देता रहा, और चकमा कानपुर के आसपास ही देता रहा। 2 दिन तो कानपुर के आसपास ही था, शिवली में ही था 2 दिन तक। वो पुलिस क्या नजर बनाती वो। चलिए सुकेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। इंदौर में 2 वकीलों से पूछताछ हो रही है। विकास को सरेंडर करवाने की तैयारी कर रहे थे ये वकील। ये देखिए, इस वक्त इसी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। 2 वकीलों से पूछताछ कर रही है पुलिस। यानी कि विकास ने पहले से वहां के वकीलों से बात किया हुआ था कि यहां मुझे आप सरेंडर करवा दो। तो उसमें
कोर्ट प्रोसीजर के लिए 2 वकीलों के संपर्क में था, वकीलों से लगातार वो बातचीत कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो वहां सरेंडर कर पाता मध्य प्रदेश में, इससे पहले ही वो पुलिस की पकड़ में आ गया। उज्जैन में, माफ कीजिएगा, उज्जैन में जहां से वो पकड़ा गया है, वहीं पर वो 2 वकीलों के संपर्क में था। अब उन वकीलों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर विकास ने उनसे संपर्क कैसे किया, कितने दिनों से वो बातचीत कर रहे थे, कहां टिका था, कहां छिपा था विकास दुबे, क्योंकि आज सुबह ही विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर आई और जिस वक्त पुलिस ने इसे पकड़ा, वो बार बार कह रहा था मैं विकास दुबे कानपुर वाला। मतलब यह बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं ही विकास दुबे हूं जिसे पुलिस ने पकड़ा है। हमारे साथ विपिन श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ चुके हैं। विपिन, ये वकीलों से पूछताछ में क्या बातें निकलकर सामने आई है, कब से संपर्क में था वकीलों के साथ? देखिए, अभी ये पूछताछ अभी है कि जिन वकील, असल में हुआ क्या कि जो महाकाल मंदिर का परिसर, उसके बाहर जो गाड़ी खड़ी मिली वो यूपी की थी और जो 32 नंबर है ये लखनऊ का है। तो इस हिसाब से पुलिस को लगा कि ये गाड़ी कहीं ना कहीं इसमें भी वो कुछ लोग आए होंगे जो कि विकास दुबे के संपर्क में है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर भी कोई पुष्टि नहीं हुई कि विकास अकेला था या उसके कौन कौन थे। संदिग्ध के तौर पर, एक शक की बिना पर इस गाड़ी में सवार 2 जो लोग हैं, वकील हैं, उनको पुलिस ने उसकी गाड़ी को लेकर देवास गेट थाना जो है यहाँ पर लेके आई और उनसे पूरा पूछताछ अभी पुलिस कर ही रही है कि आखिरकार यहाँ महाकाल मंदिर में क्यों आए थे, किसके साथ आए थे और क्या उनका विकास दुबे से उनका क्या कनेक्शन है। ये तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर इसका कोई ये नहीं बताया गया है कि उसके साथ ही थे। दूसरी बड़ी बात है कि अब से जब जो गेट पर जो प्रसाद काउंटर है, वहां पर जो चश्मदीद है, जिन्होंने सबसे पहले 8:30 बजे के आसपास विकास दुबे जब मंदिर प्रांगण में दाखिल हो रहे थे, उस वक्त विकास ने कहा था कि वो अपना बैग कहाँ रखें, तो पूछा था। तब उसका ये कहना है कि विकास को जब गिरफ्तार किया गया था, जब जो सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने इसको पकड़ा था मंदिर परिसर में, तब विकास का ये उनका कहना है कि विकास आवाज दे रहे थे कि बिट्टू भैया या बिट्टू भैया करके जो नाम ले रहे थे बार बार, और इससे लग रहा था कि विकास के साथ शायद कोई बाहर ऐसा व्यक्ति हो जिसका नाम बिट्टू हो। तो ये बड़ा एक क्लू कहा जा सकता है। और जो कि यानी विकास भले ही वहां पर अकेला दिख रहा हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा था जो विकास की वहां पर मदद कर रहा था और विकास की प्लानिंग थी, उसकी तैयारी थी कि किसी तरीके से वो उज्जैन में सरेंडर कर दे। हमारे साथ सुकेश रंजन और लखनऊ से अशोक तिवारी भी बने हुए हैं। पूरी पड़ताल करेंगे, खंगालने की कोशिश करेंगे कि आखिर उज्जैन वो पहुंचा तो किसकी मदद से पहुंचा, वहां पर उसकी प्लानिंग थी, अब आगे क्या होगा, क्योंकि अब वो यूपी पुलिस की कस्टडी में आएगा। आगे क्या होगा, उसके साथ क्या पूछताछ होगी, क्योंकि ये छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है, क्योंकि इसके तार कई पॉलिटिकल पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं। न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं विकास दुबे से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर। विकास दुबे कैसे कानपुर से भागा, कैसे उज्जैन तक पहुंचा और वहां पर उज्जैन में कौन उसकी मदद कर रहा था, कैसे वो वकीलों के संपर्क में था। 2 वकीलों से पूछताछ चल रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि विकास दुबे वहां पर सरेंडर करने की जुगत में भिड़ा हुआ था। हमारे साथ अशोक तिवारी इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अशोक, ये उज्जैन में जाकर सरेंडर करना चाह रहा था, अब खैर पकड़ा गया है। यूपी पुलिस पहुंच चुकी है, किस तरह की खबरें आ रही हैं क्या, क्योंकि अब उसको रिमांड पर लेना है? देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से पूरी एक टीम उज्जैन भेजी गई है, जहां पर वो उज्जैन के पुलिस अधिकारियों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले यह पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार जब कल उसकी लोकेशन फरीदाबाद बताई जा रही थी, तो अचानक वो उज्जैन कैसे पहुंच गया, और आज सुबह सुबह जब वो थाने में पहुंचा और वहां पर उसने, ये खबर इस तरह की भी आ रही है कि उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि उसने आत्मसमर्पण किया है। हालांकि इस बारे में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का यह कहना है कि यह अभी जांच का विषय है कि उसने आत्मसमर्पण किया या उसकी गिरफ्तारी की गई। ये बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब उनसे लिए जाने हैं। लेकिन सबसे पहले जो विधिक प्रक्रिया है, चूंकि उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो उस विधिक प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। पहले उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद ट्रांजिट रिमांड की डिमांड की जाएगी और उसके बाद रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की जाएगी। तो ठीक पूरी प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद उन तमाम सारे सवालों के जवाब भी लेने होंगे जो अभी भी अनसुलझे हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिरकार उसने पुलिसकर्मियों पर गोली क्यों चलाई। दूसरा बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार उसे इस बात की जानकारी पहले किन किन पुलिसकर्मियों ने दी कि पुलिस की टीम उसके यहां दबिश मारने आ रही है। और तीसरे सबसे बड़ा सवाल कि वो आखिरकार कानपुर की सीमा छोड़िए, उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़िए,
फरीदाबाद से होता हुआ उज्जैन तक कैसे पहुंच गया, कौन जी। कौन लोग उसके मददगार थे, चाहे पुलिस महकमे में या चलिए अशोक, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं।